एक्सरसाइज 11 की रिव्यू एक्सरसाइज है हमारे पास। चैप्टर 11 की रिव्यू एक्सरसाइज, लास्ट वाली। तो इसको स्टार्ट करते हैं। पहला हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स है। पैरेललोग्राम का पूछा हुआ उन्होंने कि ऑपोजिट आपकी साइड्स कैसी होती हैं उसमें। ये आपकी पैरेललोग्राम की फिगर है। आप देखें ऑपोजिट साइड्स बिल्कुल सेम होती हैं। कॉन्ग्रुएंट भी कह सकते हैं, इसको इक्वल भी कहा जा सकता है। और दूसरी इसके अंदर आप लिख सकते हैं कि ऑपोजिट साइड्स आपकी पैरेलल भी होती हैं। ये वाली साइड इसके पैरेलल है, यानी कि पैरेलल का मतलब क्या है कि आपस में कभी भी मिलती नहीं है। ये इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं, ये आपकी पैरेलल लाइंस होती है जो बिल्कुल सीधी सीधी जाती रहती हैं और कभी भी आपस में टकराती नहीं। तो इसके आप दो जवाब लिख सकते हैं, दोनों ही आपके सही माने जाएंगे। आपका आप ये भी लिख सकते हैं कि ये जो ऑपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं। फिर मैं स्लैश लगा रहा हूँ, ऑपोजिट साइड्स आपकी पैरेलल भी हो सकती हैं। ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं आपके, इसमें आपके ऑपोजिट जो एंगल्स होते हैं वो भी इक्वल ही होते हैं। कॉन्ग्रुएंट भी कह सकते हैं, इक्वल भी कह सकते हैं। अगर ये 30 डिग्री का एंगल है तो ये भी आपका 30 डिग्री का एंगल होगा। तो ऑपोजिट एंगल्स जो आपके होते हैं वो इक्वल होते हैं। स्लैश कॉन्ग्रुएंट, ये दूसरा लफ्ज़ है जो काफ़ी कॉमन यूज़ होता है। चैप्टर 10 की जब एक्सरसाइज करवाई थी तब मैंने ये लफ्ज़ बहुत दफ़ा यूज़ किया था। डायगोनल्स आपके पैरेललोग्राम की क्या करते हैं। जो डायगोनल्स होते हैं ना, ये डायगोनल एक है, दूसरा डायगोनल ये, तो ये आपस में इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, यानी कि टकराते हैं एक दूसरे से। तो इंटरसेक्ट। अब मीडियन ऑफ ट्राइंगल, मीडियन सबसे पहले इसकी बात करने से पहले हम इसको समझते हैं कि मीडियन होता क्या है ट्राइंगल का। ये आपके पास ट्राइंगल है, ये आपके वर्टेक्स होते हैं जिसको कोने कहा जाता है उर्दू की ज़बान में। तो ये आपके बिल्कुल जो वर्टेक्स होते हैं ना, वर्टेक्स को पकड़ना है आप। और जो उसकी सामने लाइन है ना, अब इस वर्टेक्स के सामने ये वाली लाइन आ रही है, इसका हाफ कर ये। तो इस वर्टेक्स को आपने इस मिड पॉइंट से मिला देना, तो ये आपका मीडियन हो जाएगा। ये पहला मीडियन आ गया। अब ये लाइन है, इसको भी हाफ कर दें और इसकी ऑपोजिट जो वर्टेक्स है उससे मिला दें। इसी तरह ये आपका लास्ट वर्टेक्स है और ये इसकी ऑपोजिट साइड को हाफ करें, इसको इससे मिला दें। तो यहाँ इन्होंने क्या कहा है कि मीडियंस ऑफ ट्राइंगल क्या होते हैं, एक पॉइंट के ऊपर मीट करते हैं। तो मुख्तलिफ लाइंस जब एक पॉइंट के ऊपर मीट करती हैं तो हम इसको कहते हैं कॉन्करेंट। इस लफ्ज़ को बिल्कुल मिक्स नहीं करना कॉन्ग्रुएंट से। कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है सेम, इक्वल, लेकिन कॉन्करेंट का मतलब होता है कि एक लाइन, यानी कि मुख्तलिफ लाइंस का एक पॉइंट के ऊपर मीट करना। दो या दो से ज़्यादा लाइंस का एक पॉइंट के ऊपर मीट करना, उसको आप कहते हैं कि ये आपकी कॉन्करेंट लाइंस है। तो मीडियंस जितने होते हैं वो सारे आपके कॉन्करेंट होते हैं। जो डायगोनल होता है ना आपका पैरेललोग्राम का, ये देखिए, ये रेड लाइन डायगोनल है उसका। पैरेललोग्राम मैंने ड्रॉ किया, उसका डायगोनल बनाया। तो एक डायगोनल बनाने से कितने ट्राइंगल्स बने हैं, दो बने हैं ट्राइंगल्स। और ये दोनों ट्राइंगल्स बिल्कुल एक तरह के हैं, बस उनकी डायरेक्शन डिफरेंट है, लेकिन ये बिल्कुल एक तरह के हैं। तो यहाँ आप लिखेंगे कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। तो ये आपकी फिल इन द ब्लैंक्स हो गई है। अब इसके अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन 2 पे। ये आपको इन्होंने यहाँ ऑलरेडी डायग्राम दी हुई है पैरेललोग्राम की, ए बी सी डी। सबसे पहले उन्होंने पूछा हुआ है कि एक चीज़ बताई हुई है, बल्कि ये पूछा हुआ है, सॉरी, ए बी उन्होंने कहा हुआ है और डी सी, इनमें क्या ऐसा लिंक। अब देखें, ए बी आपकी ये वाली लाइन है, बी सी आपकी ये वाली लाइन। तो आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल
सेम है, कॉन्ग्रुएंट है। तो आप इसको लिखेंगे कि ये आपकी कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट का सिंबल बिल्कुल वही होता है जो इन्होंने नीचे आपको दिया हुआ है, तो ये बिल्कुल वही होता है। फिर उन्होंने पूछा हुआ है कि BC और AD क्या होंगे, तो BC और AD भी आपस में कॉन्ग्रुएंट। इसके अंदर एक एक्स्ट्रा चीज भी आप लिख सकते हैं, उससे आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। वो ये है कि जो मैयर एंगल ए है ना, मैयर एंगल DC के क्या है। तो जैसे कि हमने क्वेश्चन 1 में किया था कि हम कॉन्ग्रुएंट भी कह रहे थे, साथ ही साथ हम क्या कह रहे थे, पैरेलल भी है। तो आप इसमें पैरेलल का भी सिंबल यूज कर सकते हैं। पैरेलल का सिंबल ये होता है। तो आप ये भी यूज कर सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट का भी कर सकते हैं। तो बेहतर ये है कि कॉन्ग्रुएंट का करें, लेकिन आप बिल्कुल इसके अंदर पैरेलल का भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये लाइंस कभी भी मीट नहीं करेंगी। AB और DC आपस में मीट नहीं कर सकते कभी भी। AD और BC आपस में कभी मीट नहीं करेंगे। अब यहाँ आगे उन्होंने पूछा हुआ है, अब एंगल की बात आ गई, मैयर एंगल 1, यानी कि ये आपका ये वाला एंगल। तो ये किसके बराबर है? हमेशा याद रखें कि ऑपोजिट एंगल्स जो होते हैं ना, आपस में बराबर होते हैं। और यहाँ आपके पास एक नई चीज़ है, वो मैं आपको बताऊंगा कि अल्टरनेट एंगल्स होते हैं। अल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं? आपके पास एक लाइन है इस तरह, और दो पैरेलल लाइंस ऊपर से गुजर रही हैं। जो आपका ये वाला एंगल होगा ना, फॉर एग्जांपल मैं इसको एंगल 1 कह रहा हूँ, वो उसी लाइन की दूसरी साइड पे जो एंगल बनेगा उसके बराबर। ये एक लाइन थी, लेफ्ट साइड पे जो एंगल बन रहा है एंगल 1, वो आपकी राइट साइड पे जो एंगल बन रहा है उसके बराबर। तो सेम केस इसी चीज को अगर आप देखें, तो उस हिसाब से आप कह सकते हैं कि एंगल 1 जो है आपका एंगल 3 के बराबर है। तो मैं यहाँ लिखूंगा मैयर एंगल 3, और ये इसको कहते हैं अल्टरनेट एंगल्स। और मैयर एंगल 2 जो आपका है वो होगा उसकी ऑपोजिट साइड पे डिफरेंट डायरेक्शन में जो एंगल है, एंगल 2 एंगल 4 के। तो मैयर एंगल 4 के। अब इसमें आपने क्वेश्चन में कहा हुआ है कि अननोन्स फाइंड करने। अननोन्स आपके पास क्या है? M डिग्री, N डिग्री, X डिग्री और Y डिग्री। तो ये सारे आपके पास अननोन्स है। मैं इस डायग्राम की तरफ फोकस करता हूँ, इसके जरिए कुछ कंक्लूजन निकालने की कोशिश करता हूँ कि आपके पास क्या होगा। सबसे पहले हमने एक चीज़ पढ़ी थी, वो ये पढ़ी थी कि आपके पास ऑपोजिट एंगल्स, जो को हमने क्वेश्चन 1 किया है अभी, उसके अंदर हमने क्या कहा था कि फिल इन द ब्लैंक्स में कि ऑपोजिट एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम आर इक्वल। यानी कि आपका ये वाला जो एंगल है 75 डिग्री वाला, ये आपके इसके बराबर होगा, ऑपोजिट एंगल रहेंगे आपस में। तो इस बात से मैं सीधा सीधा लिख सकता हूँ कि आपकी जो एन की वैल्यू है वो आपके पास 75 डिग्री आ गई, सीधी सीधी। क्योंकि अगर ये 75 डिग्री है, तो ये जो एन वाली जगह है ये भी आपकी 75 डिग्री होगी। तो इसी वजह से आपकी एन की वैल्यू 75 डिग्री आ गई। रीज़न क्या लिखेंगे? रीज़न लिखना बड़ा ज़रूरी है हर क्वेश्चन के अंदर। जो जो स्टेप आप करते रहेंगे आप रीज़न लिखेंगे। इसकी रीज़न क्या है? क्योंकि ये ऑपोजिट एंगल्स। फिर एक छोटे होते 6th 7th 8th में आपने एक टर्म पढ़ी होगी, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स और सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो उनको मैं एक दफ़ा दोबारा आपको समझा देता हूँ कि यहाँ जो यूज़ होगा वो सप्लीमेंट्री एंगल वाला केस होगा यूज़। सप्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल्स होते हैं, कोई से दो एंगल्स, कि जब उनको ऐड किया जाए ना तो वो 180 डिग्री बनते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको कह देता हूँ 80 और 100, ये दोनों आपके सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। 100 का सप्लीमेंट्री 80 है, 80 का सप्लीमेंट्री 100। इसी तरह 60 और 120, इसका सप्लीमेंट्री 60 है, 60 का सप्लीमेंट्री 120। तो इनको आप सप्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं, कि जब इनको आप ऐड करते हैं तो आपके पास 180 डिग्री बनता है। तो यहाँ जो आपके पास पैरेललोग्राम होता है, इसकी खासियत ये होती है कि आपके जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं ना, एडजेसेंट एंगल्स का क्या मतलब है? कि ये आपका एंगल है और उसके साथ ही ये वाले एंगल आ रहे हैं।
एडजेसेंट इसको नहीं कह सकते, इसको आप ये कह देंगे कि एडजेसेंट थोड़ा डिफरेंट मायने में यूज़ होता है। एडजेसेंट ये होते हैं एक्स डिग्री और वाई डिग्री, ये बिल्कुल साथ साथ है, ये होते हैं। तो इसको आप सिंपल ये कह दें कि एक कॉर्नर से जो दूसरा कॉर्नर होता है ना, बिल्कुल साथ, अगला वाला कॉर्नर, तो ये वाले आपके हमेशा सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। जिस तरह एन एक्स सप्लीमेंट्री एंगल है, एक्स और 75 डिग्री ये आप एक दूसरे के सप्लीमेंट्री हैं। फिर 75 और एम ये आपस में सप्लीमेंट्री हैं, यानी कि इसको इसको ऐड करके 180 बनना चाहिए। इसको इसके अंदर ऐड करें तो 180 डिग्री बनना चाहिए, एन को एक्स के अंदर ऐड करें तो 180 डिग्री बनना चाहिए। ये दोनों जो पेयर्स बनते हैं ना, ये आपके सारे सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। तो इसी कॉन्सेप्ट को मैं यूज़ करके एन और एक्स, इसके ऊपर मैं सप्लीमेंट्री एंगल वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करके इसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। अब जैसे कि मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ कि सप्लीमेंट्री एंगल्स ये बन रहे हैं एन डिग्री और एक्स डिग्री। तो एन डिग्री प्लस एक्स डिग्री, ये आपके पास 180 डिग्री आना चाहिए, क्योंकि ये सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। रीज़न सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री को आप ये भी याद रख सकते हैं कि स्ट्रेट एंगल जो होता है आपका 180 डिग्री बनता है। ये आपका स्ट्रेट एंगल होता है 180 डिग्री। अब यहाँ से आप बड़ी आसानी से x की वैल्यू निकाल सकते हैं। n की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी 75 डिग्री मौजूद है। तो x की वैल्यू निकालनी है तो 180 में से 75 उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो x की वैल्यू आपके पास आ गई 105। पहली वैल्यू ये आई, इसको भी मैं बॉक्स बना दूं ताकि आपको पता चल जाए। अब x और y को देखें। x और y आपके पास क्या शेप बन रही है, बिल्कुल स्ट्रेट। ये आपके पास एंगल बिल्कुल स्ट्रेट किस्म का आ रहा है। ये स्ट्रेट एंगल हमेशा आपके पास 180 डिग्री होता है, यानी कि x को y के अंदर अगर मैं ऐड करूं तो 180 डिग्री ही बनेगा। तो यहाँ से आपके पास x डिग्री प्लस y डिग्री, ये आपके पास 180 डिग्री बनेगा स्ट्रेट एंगल की वजह से। x डिग्री की आपके पास वैल्यू है 105। बल्कि ये अगर आपको मुश्किल लगे, एक और काम कर देते हैं, आसान वाला काम करते हैं। अल्टरनेट एंगल्स का अभी मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाया था थोड़ी देर पहले, कि आपका एक लाइन जा रही है और वो लाइन आपके दो पैरेलल लाइंस के दरमियान में हो, तो लेफ्ट वाला एंगल जो आपका ऊपर होता है वो नीचे वाले के राइट वाले एंगल के बराबर होता है। तो इस हिसाब से आपका सीधा सीधा जो एन डिग्री है वो आपकी वाई डिग्री के बराबर हो जाए, क्योंकि ये दोनों आपस में, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ऊपर का लेफ्ट वाला एंगल, नीचे का राइट वाला एंगल, ये आपस में बराबर होंगे। रीजन अल्टरनेट एंगल्स। इस हिसाब से आप सीधा सीधा वाई डिग्री निकाल लेंगे, जो आपकी एन की वैल्यू है 75। तो एक्स की वैल्यू आपके पास 105 आ गई, वाई की 75 आ गई, और आखिरी क्या रह गया, एम। इस पे फिर आप ऑपोजिट एंगल वाला कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं, कि जो आपकी एक्स की वैल्यू है वही आपकी एम की वैल्यू होगी। रीजन ऑपोजिट एंगल्स। तो जो आपकी एक्स की वैल्यू है वही आपकी एम की वैल्यू होगी। रीजन आपकी ऑपोजिट एंगल्स है। एक्स की वैल्यू हमने ऊपर निकाल दी थी 105, तो ये आपकी एम की वैल्यू आ जाएगी। तो ये आपके पास जो सारे अननोन्स थे उन सब की वैल्यू आ गई, एन की भी आ गई, एक्स की भी आ गई, वाई की भी आ गई और एम की भी आ गई।